नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के अंतर्गत फरवरी माह के अति महत्वपूर्ण 125 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश में अमेरिका को पछाड़कर कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है चीन। पहले स्थान पर कौन था? तो पहले स्थान पर अमेरिका था। अब वर्तमान में अमेरिका को पछाड़कर पहले स्थान पर चीन हो गया है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे पे जापान है। और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिपोर्ट है वो इस बेस पे जारी की जाती है कि जो भी सरकारी कार्यालय हैं तो सरकारी कार्यालयों के प्रति आम जनता की क्या राय है, मतलब आम जनता क्या सोचती है कि जो सरकारी कार्यालय हैं वो कितने भ्रष्ट हैं, उसी आधार पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट को जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो किसे प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को। पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? डेनमार्क को। आपको साथ में ये भी याद रखना है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत को 91वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 91वां। केवल आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं कि पहला स्थान किसे मिला है? तो डेनमार्क को। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 91वां। अगला क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 फरवरी संस्करण में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों भारत को 75वां स्थान मिला है। और आपको याद रखना है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जिस देश के पासपोर्ट्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं उस देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर समझा जाता है। तो हेनले पासपोर्ट्स इंडेक्स में जो सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स माना गया है वो किसे माना गया है? सिंगापुर के पासपोर्ट को। क्यों? क्योंकि सिंगापुर के पासपोर्ट्स के साथ आप टोटल 195 यानी कि 195 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। आपको भारत का भी स्थान याद रखना है। तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है आपका 75वां। और जो भारत वाले हैं, भारत के नागरिक हैं, वो भारत के पासपोर्ट के साथ कितने देशों में फ्री वीजा यात्रा कर सकते हैं? तो 56 देशों में। क्लियर? आगे चलते हैं। फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 है उसका आयोजन दुबई में किया गया। कहां पे किया गया? दुबई में। और यहां पे और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको याद रखना है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया है? तो दुबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों किया गया था, तो जो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहां पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो उसे 2026 में कहां पे आयोजित किया जाना है? तो जो 18वां शिखर सम्मेलन है वो 2026 में भारत में आयोजित किया जाना है, ठीक है ना। और भारत 2 बार पहले भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। कब कब? तो 2012 में और 2016 में। तो यानी कि 2026 में तीसरी बार भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और उसी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से संबंधित एक ब्रिक्स की जो शेरपा मीटिंग हुई थी वो अभी नई दिल्ली में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2027 में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 में मेजबानी करेगा कौन? स्विट्जरलैंड। और आपको याद हो कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की है। मतलब 2026 का जो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट है वो कहां पे आयोजित किया गया था? तो भारत में आयोजित किया गया था। भारत में 16 से 20 फरवरी के बीच में नई दिल्ली में का जो भारत मंडपम है वहां पे इसका आयोजन किया गया था। तो आपको याद रखना है कि 2026 का जो ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी किसने की? भारत ने। और 2027 की ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो स्विट्जरलैंड करेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश। तो दोस्तों यहां पे थोड़ा सा अंतर है। यदि यूरोपीय देश की बात करें तो यूरोपीय देश का तो सही आंसर होगा स्पेन। क्या सही आंसर होगा? स्पेन। लेकिन अगर ये बोला जाए कि विश्व का पहला देश जिसने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों
के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। तो विश्व में पहला देश है ऑस्ट्रेलिया, और यदि यूरोप के हिसाब से देखा जाए तो पहला देश कौन सा है? स्पेन है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने डेटा सुरक्षा कानूनों के उल्लंघन के आरोप में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही जो रसिया है, तो रसिया ने व्हाट्सएप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया? क्योंकि रसिया का मानना है कि व्हाट्सएप के माध्यम से डेटा सुरक्षित नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि रूस की योजना है कि 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। रूस ने प्लान किया है कि वो 2036 तक चंद्रमा पर क्या लगाएगा? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू के कारण भारत सहित 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर किस देश ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो भाई यह प्रतिबंध लगाया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब में क्या फैल रहा है? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू की वजह से भारत सहित 40 देशों से जो पोल्ट्री है, ठीक है ना, और अंडों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो बर्ड फ्लू वायरस होता है उसका नाम क्या है? तो H5N1 वायरस। H5N1 वायरस को बर्ड फ्लू वायरस कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बर्ड फ्लू फैलता है वो किस वायरस की वजह से फैलता है? तो H5N1 वायरस की वजह से फैलता है। आपको ये भी याद रखना है कि 2034 में सऊदी अरब में पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। जो सऊदी अरब है 2034 में जो पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी करेगा। फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित होता है? फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 के व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लागू टैरिफ को 25% से घटाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों अमेरिका ने भारतीय वस्तु पर 25% टैरिफ लगा दिया था, जिसे कम करके कितना कर दिया है? 18% कर दिया है फरवरी 2026 में जो व्यापार समझौता हुआ उसके तहत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की? तो भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए सहमति दी? तो किस देश के साथ सहमति दी? मलेशिया, ठीक है ना। और यह कदम क्यों उठाया गया? तो अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए कदम उठाया गया। और आपको यह भी याद रखना है कि विश्व का पहला एआई संचालित बैंक कहां पे स्थापित किया गया? तो विश्व का जो पहला एआई संचालित बैंक है राइटर बैंक, वो भी मलेशिया में लॉन्च किया गया। क्लियर? आगे चलते हैं। विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए कितने ऋण को मंजूरी दी? और किस योजना के तहत? तो पीएम सेतु योजना के तहत $830 मिलियन ऋण की मंजूरी दी। फिर से एक बार पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने भारत के स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए पीएम सेतु योजना के तहत कितने ऋण की मंजूरी दी? तो $830 मिलियन, ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है आईटीआई और प्रशिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाना। जो आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान है उनको क्या करना? बेहतर बनाना। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिल्का रणनीति गठबंधन में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा है? तो अमेरिका के नेतृत्व में एक रणनीतिक गठबंधन बनाया गया था पैक्स सिल्का। तो इस पैक्स सिल्का में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा बना? तो आपको याद रखना है पैक्स सिल्का में शामिल होने वाला 10वां देश है हमारा भारत। क्लियर? अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। सेमीकंडक्टर और एआई सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। और यह घोषणा कब की गई थी? तो अभी 2026 में फरवरी में जो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट हुआ है उसी में घोषणा की गई कि भारत पैक्स सिल्का का 10वां सदस्य देश बना। अगला क्वेश्चन है कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियों को संतुलित करने के लिए किस संगठन ने आर्कटिक संतरी मिशन लॉन्च किया? तो दोस्तों आर्कटिक संतरी मिशन लॉन्च किया है नाटो ने। किसने किया? नाटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और आपको याद रखना है कि क्यों किया? इसलिए किया, उद्देश्य है कि आर्कटिक क्षेत्र में रणनीतिक सुरक्षा बनाए रखना। और यह भी याद रखना है कि हाल ही में स्वीडन नाटो का कौन सा सदस्य बना? तो 32वां। पहले नाटो में 31 सदस्य थे, अभी हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? तो स्वीडन बना। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों खंजर का जो 13वां संस्करण है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। किसके बीच में आयोजित किया गया? भारत और
किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया। और एक कहाँ आयोजन हुआ इसका, तो इसका आयोजन असम के आसामारी में हुआ। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखो कि जो खंजर संयुक्त सेनाभ्यास है वो किस किस के बीच में होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन गजब ए इल्हाक नामक सीमा पार सैन्य अभियान किस देश ने शुरू किया। तो दोस्तों ऑपरेशन गजब ए इल्हाक नामक सीमा पार सैन्य अभियान ये पाकिस्तान ने शुरू किया। किसने शुरू किया, पाकिस्तान ने शुरू किया। यह अभ्यास पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बीच चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सुरक्षा और उग्रवाद पर नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को भारत लाया गया। तो दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के तहत जो फरवरी 2026 में अफ्रीकी देश से 8 चीते आए हैं वो आए हैं बोत्सवाना से। आपको ये भी याद रखने हैं कि यह चीतों की तीसरी खेप है। इससे पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भी 2 बार चीते आ चुके हैं। अभी जो बोत्सवाना से चीते आए हैं यह तीसरी बार ऐसा हुआ है। और इन चीतों को कहां पे रखा जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है कूनो नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क। तो इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि J2 पेंगुइन में H5N1 बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि हाल ही में किस देश में हुई है। तो दोस्तों यह पुष्टि हुई है ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको यह पता होना चाहिए कि J2 का क्या मतलब है। तो दोस्तों जेन2 पेंगुइन, J2 का मतलब होता है जेन2 पेंगुइन। तो J2 पेंगुइन की एक प्रजाति है। जिस प्रकार से गायों की कई प्रजातियां होती हैं, सभी जानवरों की कई प्रजातियां होती हैं, उसी प्रकार से पेंगुइन की भी कई प्रजातियां हैं। तो उनमें से पेंगुइन की एक प्रजाति है J2 का मतलब होता है जेन2, ठीक है ना। तो ये जो प्रजाति है ये मुख्यतः पाई जाती है अंटार्कटिका क्षेत्र में। ये प्रजाति मुख्यतः कहां पाई जाती है, अंटार्कटिका क्षेत्र में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल अंटार्कटिका में पाई जाती है, ज्यादातर अंटार्कटिका में पाई जाती है। इसके अलावा ये प्रवास के दौरान इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में भी कभी कभी घूमने के लिए आ जाते हैं, उड़ते हुए चले आते हैं, ठीक है ना। तो पेंगुइन J2 पेंगुइन में बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी हाल ही में कहां पे हुई है, ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो पेंगुइन है ये पानी में बहुत तेजी से तैरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में जो भारत को स्थान मिला है वो 16वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, 16वां स्थान मिला है। और इसमें जो पहला स्थान मिला है वो सिंगापुर को मिला है। पहला स्थान किसे मिला है, आपको शीर्ष 3 याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल पहला याद रखो कि पहला स्थान मिला है सिंगापुर को और भारत को 16वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, अब हम नियुक्तियों व निधन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। दोस्तों जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सनाई तकाइची। और ये किस पार्टी की हैं, तो ये LDP पार्टी की है। LDP का मतलब है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। आगे चलते हैं कि हाल ही में तारिक रहमान को किस पड़ोसी देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो तारिक रहमान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तारिक रहमान को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो बांग्लादेश का। अभी बांग्लादेश में बहुत उठापटक चल रही थी, ठीक है ना। तो अंततः बांग्लादेश का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो तारिक रहमान को। और तारिक रहमान किस पार्टी के हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जो तारिक रहमान है वो BNP के हैं। BNP का मतलब है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अभी हाल ही में जून 2025 में बांग्लादेश ने अपना एक नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। तो जून 2025 में बांग्लादेश ने नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। तो किस तिथि को मनाया जाएगा नया बांग्लादेश दिवस, तो 8 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को क्या मनाया जाएगा, बांग्लादेश दिवस, जिसकी घोषणा अभी हुई है हाल ही में, इस वजह से उसको नया बांग्लादेश दिवस भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मियां मोटली ने हाल ही में किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मियां मोटली हैं वो किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी हैं, तो ये बनी हैं बारबाडोस की प्रधानमंत्री। किस देश की, बारबाडोस की प्रधानमंत्री। और बारबाडोस कहां पड़ता है, तो यह एक कैरिबियाई देश है। कैसा देश है, कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित एक द्वीपीय देश है। अगला क्वेश्चन है कि रॉब जेटन हाल ही में किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों जो रॉब जेटन है ये अभी हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने। कहां के प्रधानमंत्री बने, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने।
और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि यह पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। खुले तौर पर पहले समलैंगिक यानी कि गे प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोस जेरी को उनके पद से हटा दिया गया है? तो किस देश के राष्ट्रपति जोस जेरी को उनके पद से हटा दिया गया है? तो ये थे पेरू के राष्ट्रपति। कहां के राष्ट्रपति थे? पेरू के। पेरू कहां पड़ता है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। पेरू कहां पड़ता है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है? लीमा है। और मुद्रा क्या है? तो पेरू की मुद्रा है शोल। और साथ में एक पॉइंट और, अभी मैंने कल आपको जब जनवरी करंट अफेयर पढ़ाया था उस समय बताया था कि पेरू ने पहली बार किसी कीट को कुछ कानूनी अधिकार दिए हैं, डंक रहित मधुमक्खी। तो वो भी याद रखना है कि कौन सा देश है जिसने डंक रहित मधुमक्खी को यानी कि किसी कीट को कानूनी अधिकार दिए हैं, तो वो किसने दिए थे? पेरू ने। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में मणिपुर राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो मणिपुर राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं यमनाम खेमचंद्र सिंह। यमनाम खेमचंद्र सिंह। और ये किस पार्टी के हैं? तो याद रखना कि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, मतलब बीजेपी के हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन बनी? तो दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली जो डिप्टी सीएम महिला बनी है वो है सुनेत्रा पवार। कौन है? सुनेत्रा पवार। अभी हाल ही में एक विमान दुर्घटना हुई थी जिसमें इनके पति अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद जो अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, उनको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी महिला को महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बनाया गया हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला डिप्टी सीएम के रूप में किसने शपथ ली? तो मणिपुर की जो पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है वो है नेमचा किपगेन। नेमचा किपगेन। ये भी बीजेपी से हैं। ये भी किस पार्टी से हैं? तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। और एक किस समुदाय से आती हैं? तो एक कुकी समुदाय से आती हैं। आपको पता है कि मणिपुर में कुकी और मैत्री का बहुत ज्यादा विवाद चलता है। तो ये किस समुदाय से आती हैं? कुकी। अब यहां पे लिखा है कुकी जो, तो कुकी जो एक बड़ा समुदाय है जिसमें कुकी भी आती है। ये मूलतः किस समुदाय की हैं? तो कुकी समुदाय की हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे सौंपा गया? तो नीति आयोग की जो सीईओ बनाई गई हैं वो बनाया गया है निधि छिब्बर को। किसको बनाया गया है? निधि छिब्बर को। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इससे पहले सीईओ कौन थे? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। आपको यह भी पता होना चाहिए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है ना। और जो निधि छिब्बर हैं ये पहले सीबीएसई बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में सार्ग समिति का गठन किया? तो जो एनपीएस की समीक्षा के लिए एक है समिति गठित की गई, उस समिति का नाम क्या है? सार्ग समिति। तो ये सार्ग समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो ये नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में गठित की गई। किसकी अध्यक्षता में? नारायण रामचंद्रन की अध्यक्षता में गठित की गई। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि एनपीएस के तहत एसेट एलोकेशन की समीक्षा करना। अगला यहां पे हम सार्ग का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं कि जो सार्ग समिति गठित हुई है तो इसमें सार्ग का क्या मतलब है? तो सार्ग का मतलब है स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है कि तान्या नाथन हाल ही में किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनी है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तान्या नाथन वाला क्वेश्चन कि तान्या नाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनी है? तो किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला जज है? केरल की। क्लियर है। और केरल में एक और अभी काम हुआ है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि केरल में भारत की पहली 24x7 ओपन कोर्ट, मतलब सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खुली रहने वाली कोर्ट कौन सी बनी है? कहां पे शुरू हुई है? तो कोल्लम में शुरू हुई है। केरल में पड़ता है कोल्लम। तो केरल के कोल्लम में सप्ताह के 7 दिनों 24 घंटे ओपन होने वाली कोर्ट की शुरुआत हुई है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो भारतीय सेना का जो रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर है इसको उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है हंसा शर्मा। कौन है ये? हंसा शर्मा। ये किस फोर्स से है? तो आर्मी एविएशन क्रॉप्स अधिकारी हैं ये। और वह रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इंडियन
ओशन नेवल सिंपोजियम यानी कि IONS 2026 से 2028 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? तो दोस्तों ये 3 साल के लिए जो अध्यक्षता ग्रहण की है ये भारत ने ग्रहण की है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह अध्यक्षता भारत ने 16 साल बाद थाईलैंड से 16 साल बाद थाईलैंड से यह कमान संभाली। पहले यह अध्यक्षता किसके पास थी? थाईलैंड के पास। अब किसको मिल गई है? भारत को। कितने साल के लिए? तो 26 से 28 यानी कि 3 साल के लिए, ठीक है ना। और साथ में आपको यह भी याद रखना है कि जो 9वां कॉनक्लेव विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, इसका जो 9वां कॉनक्लेव है वो कहां पे आयोजित हुआ? तो विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो जो दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो है शिखर धवन, क्रिकेटर शिखर धवन। उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, दिल्ली में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने सड़क सुरक्षा के लिए किसे ग्लोबल चैंपियन नामित किया? तो सड़क सुरक्षा के लिए ग्लोबल चैंपियन किसे नामित किया गया? क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य ये है कि 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को आधा करना। 2030 तक जो सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतें हैं वो आधा करना इनका लक्ष्य है। और सचिन तेंदुलकर क्या करेंगे? तो सचिन तेंदुलकर जो ट्रैफिक रूल के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों जो शीतकालीन ओलंपिक 2026 है इसके लिए मसाल वाहक चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। किसको चुना गया है? अभिनव बिंद्रा को, ठीक है। अब इसको मिलानो कॉर्टिना क्यों कहा गया? क्योंकि इसका जो आयोजन है यानी कि 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक हैं इनका आयोजन इटली के 2 शहरों में किया जा रहा है। एक शहर का नाम है मिलान और दूसरे का नाम है कार्टिना डी एम्पेजो। तो दोनों के नाम मिलाकर इसको क्या नाम रखा गया है? मिलानो कॉर्टिना। मिलान शहर का नाम है लेकिन इसका इतालवी में अर्थ होता है मिलानो। इस वजह से इस जो शीतकालीन ओलंपिक है उसको क्या कह दिया गया है? मिलानो कॉर्टिना ओलंपिक। जैसे लंदन में होता तो लंदन ओलंपिक, ब्राजील में होता तो ब्राजील ओलंपिक, ये 2 शहर में हो रहा है तो इस वजह से दोनों शहरों के नाम पर इसका नाम रखा गया है मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक। तो इसमें ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? तो अभिनव बिंद्रा को, पहली बात। और आपको यह भी याद रखना है कि अभिनव बिंद्रा भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण विजेता है। मतलब सबसे पहले व्यक्तिगत रूप में, किसी टीम को नहीं, व्यक्तिगत रूप में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ये कौन है? तो ये निशानेबाज है। कौन है? निशानेबाज है। दूसरा, इसका आयोजन कहां किया गया? मतलब शीतकालीन ओलंपिक 2026 का तो इटली में किया गया, इटली के मिलान और कार्टिना शहर में, ठीक है ना। और इसमें जो पदक तालिका में पहला स्थान आया है, पदक तालिका में जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है? नार्वे ने। नार्वे का पहला स्थान आया है, 18 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर है। टोटल गोल्ड 41 मिले हैं इसे। और ये कहां हो रहा है? इटली में। तो इटली को मिला है चौथा स्थान। इटली को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। भारत ने इसमें भाग लिया है लेकिन भारत को कोई भी पदक नहीं मिला। भारत को शीतकालीन ओलंपिक में अभी तक कोई भी पदक नहीं मिला। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों जो 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है आर्यन वार्ष्णेय। अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो शतरंज की सबसे बड़ी संस्था है जो शतरंज के विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित कराती है वो है फिडे। कौन है? फिडे शतरंज की विश्वव्यापी संस्था है जो विभिन्न जगह पे शतरंज से संबंधित टूर्नामेंट आयोजित कराती है। और जो फिडे का हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। अब फिडे ने कुछ योग्यताएं निर्धारित की हैं कि यदि कोई खिलाड़ी इन योग्यताओं को प्राप्त कर लेगा तो उसे हम ग्रैंड मास्टर का दर्जा दे देंगे, ठीक है ना। कुछ सीमाएं हैं कि आपको इतने मैच जीतने होंगे, आपकी रैंकिंग इतने के बीच में होने चाहिए। तो यदि ये सब प्राप्त कर लेता है तो उसे कौन सा दर्जा दे दिया जाता है? शतरंज का ग्रैंड मास्टर। तो शतरंज के जो पहले ग्रैंड मास्टर बने थे भारत के 1988 में, वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद। कौन थे? विश्वनाथन आनंद। ये तमिलनाडु राज्य से आते हैं। और जो 92वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है? आर्यन वार्ष्णेय। ये कहां से आते हैं? तो ये दिल्ली से आते हैं। क्लियर है? आपको बस इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डेविड जेफ फार्बर का निधन हुआ, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो डेविड जेफ फार्बर हैं इन्हें ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट। क्यों? क्योंकि यह प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं।
अमेरिका के प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं और इन्होंने नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग भाषाओं में बहुत अधिक योगदान दिया है। इस वजह से इनको ग्रैंड फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। किसे? डेविस जेफ फार्बर को। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में महाराष्ट्र के किस प्रमुख नेता का निधन हुआ जिसके बाद सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो दोस्तों, विमान दुर्घटना में किसकी मृत्यु हुई थी? अजीत पवार की। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो पत्नी थी सुनेत्रा पवार, उन्हें महाराष्ट्र का प्रथम डिप्टी सीएम बनाया गया था। अभी पढ़ा था हमने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जो कार्यालय था, तो एक तो प्रधानमंत्री कार्यालय की नई बिल्डिंग बनाई गई और नई बिल्डिंग का उद्घाटन करके उसका नया नाम दिया गया सेवा तीर्थ। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया? सेवा तीर्थ। और केवल प्रधानमंत्री कार्यालय का ही नाम नहीं बदला है, प्रधानमंत्री का आवास भी तो होगा। तो पहले प्रधानमंत्री आवास का नाम था, पहले जो प्रधानमंत्री आवास था उसका ऑफिशियल नाम था 7 रेस कोर्स रोड। ये मतलब प्रधानमंत्री आवास कहां पड़ता था? 7 रेस कोर्स रोड पर। तो 2016 में इसका नाम बदल के कर दिया गया था 7 लोक कल्याण मार्ग। 7 लोक कल्याण मार्ग। चलो, ये अब याद नहीं रख सको तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो राजपथ है, राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ। राजपथ कहां पे? दिल्ली में। तो इसका नाम बदल के क्या किया? कर्तव्य पथ। और जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसका नाम बदल के क्या किया गया? सेवा तीर्थ। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के लिए आधार वर्ष 2012 से बदलकर कौन सा किया है? तो दोस्तों, अभी कुछ समय पहले जो आधार वर्ष 2012 था उसे बदल के क्या कर दिया गया? 2024। आधार वर्ष क्या होता है? तो ऐसा वर्ष जहां से मूल्यों की तुलना की जाती है, जहां से मान लो महंगाई निकालते समय जहां से मूल्यों की तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? आधार वर्ष। तो आधार वर्ष पहले क्या था? 2012। अब आधार वर्ष बदल के क्या कर दिया गया? 2024। आधार वर्ष को हम तुलना का मानक वर्ष भी बोलते हैं। ऐसा वर्ष जिससे कीमतों की तुलना की जाती है, यानी कि अगर हमें सीपीआई निकालना है, डब्ल्यूपीआई निकालना है, जीडीपी निकालना है, तो कहां से मूल्यों की तुलना करेंगे? आधार वर्ष से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से लिम्फेटिक फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव को समाप्त करने के लिए किस वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2027। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हम 2027 तक हाथी पांव को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जबकि वैश्विक लक्ष्य क्या है? मतलब कि पूरे विश्व से हाथी पांव खत्म हो जाएगा। वैश्विक लक्ष्य कब तक है? 2030 तक। और भारत 3 साल पहले यानी कि 2027 तक इसको खत्म करने का लक्ष्य रखा है। आपको यह भी याद रखना है कि जो हाथी पांव रोग है यानी कि लिम्फेटिक फाइलेरिया है, ये कैसे फैलता है? तो ये मच्छरों से फैलता है। कैसे फैलता है? मच्छरों से फैलने वाली एक संक्रमण बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, हाथी पांव में पैर बहुत बड़ा सूज के हो जाता है ना, बहुत मोटा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सड़क दुर्घटना में पीड़ितों को समय से चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना चलाई गई है उस योजना का नाम है पीएम राहत योजना। क्या नाम है? पीएम राहत योजना। इस योजना के तहत अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के 7 दिनों तक उसे 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार मिलेगा। मतलब बिना पैसे का वह 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए का इलाज करा सकता है। और जो शुरुआत के 48 घंटे हैं, शुरुआत के 48 घंटे में स्त्रीकरण उपचार भी मिलेगा। स्त्रीकरण उपचार का मतलब है कि सबसे पहले तो उसके जीवन को बचाया जाएगा, है ना। अगर वो ज्यादा गंभीर एक्सीडेंट हो गया है, उसको वेंटिलेटर वगैरह पे रखने की जरूरत पड़ गई, तो सबसे पहले तो उसको सामान्य स्थिति में लाया जाएगा कि जिससे कि पहले तो उसको मौत के खतरे से निकाला जाएगा, इसके बाद उसका सामान्य इलाज चलेगा। तो 48 घंटे तक स्त्रीकरण उपचार भी किया जाएगा और 7 दिन तक 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा उसे। किस योजना के तहत? तो पीएम राहत योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सेवा के अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन का दर्जा प्रदान किया है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा अभी हाल ही में किसे दिया है? तो सैन्य नर्सिंग सेवा के अधिकारी हैं जो, उनको, सैन्य नर्सिंग सेवा के जो अधिकारी हैं उनको। ठीक है ना। अब इससे इन्हें क्या लाभ होगा? तो अब रिटायरमेंट के बाद यह अधिकारी केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण और अन्य कल्याणकारी सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितने प्रतिशत रखने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो केंद्र सरकार को कर प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो उसमें से कुछ हिस्सा तो केंद्र सरकार स्वयं रखती है और कुछ हिस्सा किसको देती है? राज्यों को।
यह डिसाइड कौन करता है कि कितना केंद्र को रखना है, कितना राज्यों को? तो वित्त आयोग, ठीक है ना। कौन? वित्त आयोग। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। तो अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 16वां वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब से कब तक लागू रहेंगी? तो 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 2025 से 2030 तक। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यही थे, अरविंद पनगड़िया, ठीक है ना। तो जो 16वां वित्त आयोग है, इन्होंने अपनी सिफारिश दी है कि जो केंद्र को टैक्स प्राप्त होगा उसमें से कितना हिस्सा राज्य को होगा? तो 41%। अच्छा, इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग था उसके अनुसार भी 41% ही था, लेकिन जो 14वां वित्त आयोग था उसकी सिफारिश में 42% था, ठीक है ना। जो 14वां वित्त आयोग था उसने सिफारिश की थी कि राज्यों का हिस्सा कितना होना चाहिए? 42%। अब 1% कम कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जब उसने सिफारिश की थी उस समय जम्मू कश्मीर अलग राज्य नहीं था, उस समय जम्मू कश्मीर भी राज्य था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, ठीक है ना। तो 2019 में जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो उसके बाद से जो 15वां वित्त आयोग आया था उसने जो राज्यों की हिस्सेदारी थी वो 1% कम कर दी गई थी। वो अभी जो 16 वित्त आयोग है उसने वही रखी है, मतलब 41%। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मासिक धर्म स्वास्थ्य की अधिकार को संविधान की किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो यह घोषित किया है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 में दिया है जीवन जीने का अधिकार, और जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत आता है गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। तो मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार का मतलब है कि पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म के दौरान जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2026 में शुरू की गई नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का क्या नाम है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2026 में एक आतंकवाद विरोधी नीति शुरू की, उसका नाम है प्रहार। क्या नाम है? प्रहार। और इस नीति का उद्देश्य है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाना। जीरो टॉलरेंस अपनाना मतलब बिल्कुल भी छूट नहीं देना, अगर थोड़ी सी भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसे बिल्कुल खत्म कर देना। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद ने हाल ही में किस देश के साथ 114 अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की डील को मंजूरी दी है? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद ने यह डील की है फ्रांस के साथ। हम जो राफेल विमान खरीदते हैं वो कहां से खरीदते हैं? फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन है, अच्छा आपको यह भी याद रखना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल की उड़ान भी भरी थी। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? तो दोस्तों, जो नागालैंड का मणिपुर से लगा हुआ हिस्सा है, जो नागालैंड का म्यांमार से लगा हुआ हिस्सा है, नागालैंड का जो म्यांमार से लगा हुआ हिस्सा है, वहां पे बॉर्डर के जो 6 जिले थे वहां पे एक संगठन है। कौन सा संगठन है? ENPO, मतलब ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये संगठन मांग कर रहा था कि इन 6 जिलों को तोड़कर एक अलग राज्य बनाया जाए। क्या बना जाए? अलग राज्य बनाया जाए। क्यों? जिससे कि इस क्षेत्र का विकास हो सके। ये काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, तो सरकार ने एक बीच का रास्ता अपनाया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि हम अलग राज्य नहीं बना रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक अलग फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी का गठन कर रहे हैं। तो इन 6 राज्यों के लिए एक अलग से अथॉरिटी का गठन किया गया, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य क्या है इस अथॉरिटी का? तो ये जो पिछड़े हुए इलाके हैं नागालैंड के पूर्वी जिले, यहां पे अधिक स्वायत्ता व तेज विकास करना, मतलब इनको कुछ अतिरिक्त शक्तियां दे देना, और जिससे कि यहां पे अधिक से अधिक विकास हो सके। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की? तो जो शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की वो मध्य प्रदेश से की। कहां से की? मध्य प्रदेश। और आपको यह भी याद रखना है कि 2026 को मध्य प्रदेश ने 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की? तो कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश ने 2026 को किस रूप में मनाने की घोषणा की? तो कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। और राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो कहां से हुई? मध्य प्रदेश से हुई। अगला क्वेश्चन है कि आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में विकास को गति देने के लिए नीति आयोग ने कौन सा अभियान शुरू किया? अब यहां पे एक शब्द आया है आकांक्षी जिले।
तो आकांक्षी जिले का मतलब होता है पिछड़े हुए जिले। पिछड़ा थोड़ा सा अच्छा शब्द नहीं लगता है, तो सरकार ने उसकी जगह पे क्या शब्द यूज किया है, आकांक्षी जिले। मतलब ऐसे जिले और ऐसे ब्लॉक जहां पे विकास नहीं हुआ है, जो पिछड़े हुए हैं, वहां पे एक नीति आयोग ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। उस कार्यक्रम का या उस अभियान का नाम क्या है, संपूर्णता अभियान 2.0। संपूर्णता अभियान 2.0। संपूर्णता अभियान 2.0 क्यों शुरू किया गया, तो ऐसे जिले जो पिछड़े हुए हैं, ऐसे ब्लॉक जो पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए, ठीक है ना। इसका लक्ष्य क्या है, तो देश के पिछड़े जिलों और ब्लॉकों में सामाजिक आर्थिक विकास को तेज करना। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट का दर्जा दिया है। तो दोस्तों, जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है महारत्न कंपनी। कौन सी कंपनी, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो कौन सी है, महारत्न। और वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, 14। फिर जो उनसे छोटी कंपनियां हैं वो होती हैं नवरत्न। नवरत्न कंपनियां कितनी हैं वर्तमान में, 26। और मिनी रत्न कंपनियां कितनी हैं, 74। अब मिनी रत्न को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। तो कैटेगरी फर्स्ट में कौन आती हैं, तो ऐसी कंपनियां जिनका पिछले 3 साल से लगातार प्रत्येक वर्ष 30 करोड़ से ज्यादा लाभ कमाया है। ऐसी कंपनियां जिन्होंने पिछले 3 साल से प्रत्येक वर्ष 30 करोड़ से ज्यादा लाभ कमाया है, वो कैटेगरी फर्स्ट में आती हैं। कैटेगरी सेकंड के लिए ऐसी शर्त नहीं है। तो जो यंत्र इंडिया लिमिटेड है, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ये इसको सरकार ने किस श्रेणी का दर्जा दिया है, तो ये मिनी रत्न में शामिल किया है। किसमें शामिल किया है, मिनी रत्न में। और मिनी रत्न में कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी फर्स्ट में। समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि हिंद फरवरी 2026 में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट तकनीकी का सफल फ्लाइट टेस्ट कहां पर किया। तो दोस्तों, सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट SFDR तकनीकी का जो सफल टेस्ट किया गया है वो किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में। कहां पे किया गया है, उड़ीसा के चांदीपुर में। और यह तकनीकी मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। ये होती क्या है भाई, SFDR मतलब सॉलिड फ्यूल डिटेक्ट रैमजेट तकनीकी। तो आपको याद रखना है कि उन्नत मिसाइल इंजन तकनीकी है। कैसी तकनीकी है, एक उन्नत मिसाइल इंजन तकनीकी है जो मिसाइलों को लंबी दूरी व अधिक गति से उड़ाने में मदद करती है। मतलब एक मिसाइल से संबंधित टेक्नोलॉजी है जो मिसाइलों को लंबी दूरी तक और अधिक गति से उड़ाने में मदद करती है। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल के इंजन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को विकसित किया है। अब पहली बात तो ये कि जलमग्न सड़क रेल सुरंग का क्या मतलब है, तो जलमग्न का मतलब है कि जल के नीचे, ऐसी सुरंग जो जल के नीचे हो तो हो गई जलमग्न। और सड़क और रेल सुरंग क्यों कहा, कि उस सुरंग में सड़क मार्ग भी है और रेल मार्ग भी है। तो जल के नीचे ऐसी सुरंग जिसमें सड़क और रेल मार्ग दोनों हो, उसको क्या बोलते हैं, जलमग्न सड़क रेल सुरंग। तो ये कहां पे बनाई गई है, तो ये बनाई गई है असम में। किस नदी के नीचे, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। किस नदी के नीचे, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे। और इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको लंबाई भी याद रखना है कितनी है, 33.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे भारत के पहले मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किस संस्था ने शुरू की। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवे हैं, तो नेशनल हाईवे के किनारे किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसने की, तो ये पहल की है NHAI ने। किसने शुरुआत की है, NHAI ने, ठीक है, NHAI ने। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि परागण को बढ़ावा देना। इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें यह किया जाएगा, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि राजमार्गों के किनारे लगाए जो भी पौधे लगाए जाते हैं, जो भी हमारे नेशनल हाईवे हैं उनके दोनों साइड में या बीच में जो पौधे लगाए जाते हैं, उन पौधों में 60% पौधे कैसे होंगे, फूलों से संबंधित होंगे, जिससे कि मधुमक्खी परागण कर सकें और शहद बना सकें। क्लियर। तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मधुमक्खी गलियारे विकसित करने की पहल किसने शुरू की है, तो NHAI ने। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को डिजिटल सहायता प्रदान करने के लिए किस डिजिटल साथी का शुभारंभ किया। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। तो इन्होंने किसानों को डिजिटल सहायता प्रदान करने के लिए किस डिजिटल साथी का शुभारंभ किया है, तो इन्होंने जिस डिजिटल साथी का शुभारंभ किया है उसका नाम है भारत विस्तार। क्या है, भारत विस्तार। तो इस डिजिटल साथी के माध्यम से या सकते हैं आप एक मिस कॉल देकर खेतीबाड़ी, बीज और मौसम से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर पर मिस कॉल करेंगे तो आपको खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी, बीजों से संबंधित जानकारी और मौसम से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और जो भारत विस्तार सेवा है
या भारत विस्तार डिजिटल साथी सेवा है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो राजस्थान के जयपुर से की गई फरवरी 2026 में। अगला अब हम सम्मान और पुरस्कार से संबंधित प्रमुख क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान, यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है, कौन सा? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो इसी से सम्मानित किया गया है भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है कि 68वें ग्रेमी अवार्ड्स में किस आध्यात्मिक नेता ने अपना पहला ग्रेमी अवार्ड्स जीता? तो जो 2026 में 68वें ग्रेमी अवार्ड्स आवंटित किए गए, वो आवंटित किए गए जर्मनी में। ये आयोजन कहां पे हुआ था? जर्मनी में। तो 68वां ग्रेमी अवार्ड्स किसको मिला? तो आपको याद रखना है दलाई लामा को। किसको मिला? दलाई लामा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं, जो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु हैं, मतलब दलाई लामा एक पद है, तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु, उनको बोला जाता है दलाई लामा, ठीक है ना। तो तिब्बत, जैसे अपने यहाँ पे शंकराचार्य होते हैं ना, वैसे ही मान लो हिंदू धर्म में कौन होते हैं? 4 शंकराचार्य हैं। इसी प्रकार तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु को क्या बोलते हैं? दलाई लामा। तो जो 14वें दलाई लामा है, उन्हीं को मिला है 68वां ग्रेमी अवार्ड। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है तेनजिन ग्यात्सो, तेनजिन ग्यात्सो। और इनकी किस ऑडियो बुक को मिला? इनकी एक ऑडियो बुक है, उसको मिला। तो उस ऑडियो बुक का नाम है मेडिटेशंस, मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। तो आप ज्यादा याद नहीं रख सको तो केवल इतना याद रख लो कि मेडिटेशंस, इनकी किस ऑडियो बुक को? तो मेडिटेशन से संबंधित जो ऑडियो बुक है उसको मिला। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस एनजीओ को हाल ही में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भाई ये सम्मान मिला है एजुकेट गर्ल, एक एनजीओ है। एनजीओ तो समझते हो, ठीक है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एजुकेट गर्ल एनजीओ है राजस्थान का, उसे मिला है कौन सा पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025, ठीक है ना। तो अब आपको यह भी याद रखना है कि ये जो एनजीओ है ये किस क्षेत्र में काम करता है? तो ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम करता है, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करता है। और इस एनजीओ की संस्थापक कौन है? तो सफीना हुसैन है। बस 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि इस एजुकेट गर्ल की जो संस्थापक है वो कौन है? सफीना हुसैन। और जो एजुकेट गर्ल एनजीओ है ये किसके लिए काम करता है? तो लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करता है। और इसे 2025 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने जलवायु विज्ञान में शोध के लिए क्रॉफर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो क्रॉफर्ड पुरस्कार 2026 है ये मिला है वीरभद्रन रामनाथन को। किसको मिला है? वीरभद्रन रामनाथन को। अब आपको यह भी याद रखना है कि इन्होंने क्या काम किया है? तो इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और विशेषकर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC के प्रभाव पर शोध के लिए यह सम्मान मिला है इसको। इन्होंने किस पर शोध किया है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग और CFC पर इन्होंने शोध किया है, ठीक है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो क्रॉफर्ड पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो क्रॉफर्ड पुरस्कार को कहा जाता है नोबेल पुरस्कार का पूरक सम्मान। मतलब जिन जिन श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है उन श्रेणियों में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? क्रॉफर्ड पुरस्कार। जिन श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है उन श्रेणियों में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? क्रॉफर्ड पुरस्कार। इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार का पूरक सम्मान भी कहते हैं। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, यह भूविज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यह जीव विज्ञान आदि के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और जो 2026 वाला दिया गया है ये किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये भूवैज्ञानिक हैं। कौन? वीरभद्रन रामनाथन। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों महाराष्ट्र की जो झांकी थी उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो कि दुबई में आयोजित किया गया था में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता? तो दोस्तों ग्लोबल जो टीचर प्राइज है ये विश्व के जो प्रतिष्ठित टीचर हैं उन्हें दिया जाता है, जो विश्व के बहुत सम्मानित अध्यापक हैं उनको दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ग्लोबल टीचर प्राइज। और जो 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज है ये भारत में किस शिक्षिका को दिया गया? तो यह भारत की रूबक नागी को दिया गया। किसको दिया गया? रूबक नागी।
और रूबक नागी को क्यों दिया गया? तो रूबक नागी ने ऐसा क्या काम किया है? तो रूबक नागी यह जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए काम करती हैं। इन्होंने 800 से ज्यादा शिक्षण केंद्र खोले हैं। कितने? 800 से ज्यादा शिक्षण केंद्र खोले हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हैं जिनकी उम्मीद ही नहीं होती है कि वो पढ़ लिख सकें, या उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करती है, ठीक है ना, ऑन रूबल नागी। इनके इसी काम के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2026। क्लियर है? और एक कहां मिला? तो दुबई में एक सम्मेलन हुआ था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, उसी सम्मेलन के दौरान इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो दोस्तों, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 का जो पुरस्कार मिला वो मिला है कांदला बंदरगाह को। और आपको याद रखना है कि कांदला बंदरगाह कहां पे है? उड़ीसा में है। कहां पे है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि भूटान की महारानी को असम में उनके संरक्षण प्रयासों के लिए किस सम्मान से नवाजा गया? तो भूटान की जो महारानी है उनको असम के किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी, सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की सिपाही पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? तो भूटान की जो महारानी है। क्यों सम्मान दिया गया? क्योंकि जो देखो आपको पता है कि असम और भूटान की सीमा साझा करती है, तो जो असम के भूटान से लगे हुए क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में इन महारानी जी ने मानवता और प्रकृति संरक्षण के लिए काफी काम किए हैं। उन्हीं कामों के लिए असम ने सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से महारानी जी को नवाजा है। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब हाल ही में किसने जीता? तो यह जीता है स्मृति मंधाना ने। किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना, उन्हीं को मिला है बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 का सीईओ ऑफ द ईयर, वर्ष 2026 का सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है सुबोध गुप्ता को। किसे मिला है? सुबोध गुप्ता को। अब आपको पता होना चाहिए कि सुबोध गुप्ता किस कंपनी के सीईओ हैं? तो ये हैं लॉर्ड्स मार्क माइक्रोबायोटेक कंपनी के सीईओ, लॉर्ड्स मार्क माइक्रोबायोटेक कंपनी के सीईओ। ये कंपनी किस फील्ड से संबंधित है? तो ये मेडिकल फील्ड से संबंधित है। किस फील्ड से संबंधित है? मेडिकल फील्ड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि ईसा फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में किसे भव्य भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, जो भव्य भारत भूषण अवार्ड है इसकी शुरुआत पहली बार ही 2026 में हुई है। यह पहली बार इसकी शुरुआत हुई, फर्स्ट टाइम शुरुआत हुई है। और इसकी शुरुआत किस संस्था ने की, किस फाउंडेशन ने की? तो ईसा फाउंडेशन ने की। किस फाउंडेशन ने? ईसा फाउंडेशन। ईसा फाउंडेशन क्या है? एक एनजीओ है। क्या है? एक एनजीओ है। और इसके संस्थापक कौन है? तो आपने एक दाढ़ी दाढ़ी वाले बाबा जी देखे होंगे, जग्गी वासुदेव, जो इंग्लिश में बोलते हैं जग्गी वासुदेव, साउथ में है ना। तो ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं जग्गी वासुदेव। और इसी फाउंडेशन ने इसी साल से मतलब 2026 से एक नया पुरस्कार आवंटन की घोषणा की थी, भव्य भारत भूषण अवार्ड। यानी कि जिन व्यक्तियों ने भारत के विकास में असाधारण योगदान किया है, भारत के विकास में असाधारण योगदान दिया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि इस साल केवल इन्हीं को मिला हो, ये कई लोगों को मिला। उसमें इनका भी नाम है। किसका? डॉक्टर नंबी नारायणन, डॉक्टर नंबी नारायणन को मिला है पुरस्कार, ठीक है ना। ये किस फील्ड से संबंधित हैं? तो ये इसरो के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, जो कि क्रायोजेनिक इंजन, रॉकेट इंजन तकनीकी के विकास में योगदान दिया है। इन्होंने क्या काम किया है? तो जो रॉकेट का इंजन होता है ना, क्रायोजेनिक इंजन, जो कि बहुत कम टेम्परेचर पे ईंधन से चलते हैं, बहुत कम टेम्परेचर वाले ईंधन से चलते हैं, उनको बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन। तो उसी इंजन की टेक्नोलॉजी का विकास किया है किसने? नंबी नारायण ने। और साथ में किसको मिला? तो दूसरा नाम आपको याद रखना है, जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, उन्हें भी भव्य भारत भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को हाल ही में एविएशन प्रमोशन के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है? तो एविएशन को प्रमोट करने के लिए जो बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है वो मिला है उत्तराखंड को। किसे मिला है? उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन है कि बाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? बाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं वो हैं चंद्रकांत लहरिया। कौन है? चंद्रकांत लहरिया। ये भी डॉक्टर है, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। इन्होंने क्या काम किया है? तो ये किस फील्ड से संबंधित हैं? तो ये टीकाकरण और स्वास्थ्य नीति के विशेषज्ञ हैं। टीकाकरण और स्वास्थ्य नीति के विशेषज्ञ हैं चंद्रकांत लहरिया या डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? तो बाइली रिसर्च हीरोज अवार्ड। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा किस राज्य को
पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को। क्यों दिया गया? तो राज्य में डिजिटल तकनीकी और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो दोस्तों, पीएम मोदी को किस देश की संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल मिला है? तो आपको पता है कि नेसेट किस देश की संसद है? इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। तो ये जो स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल है, ये किस देश का सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है? तो ये इजराइल का ही है। तो यही दिया गया अभी हाल ही में किसको? पीएम मोदी को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के बसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है? फिर से पढ़ते हैं, किस राज्य की बसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड, तो इसे किसे मिला? जो बसई कैथेड्रल चर्च है, ये कहां पे है? महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में। और इसे कौन सा अवार्ड मिला है? तो एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज। अगला क्वेश्चन है कि 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार किस मणिपुरी फिल्म को मिला है? तो ये मिला है बुनोंग को। किसको मिला है? बुनोंग को। ठीक है ना। और इस श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली ये पहली मणिपुरी फिल्म है, ये भी याद रखना है कि पहली मणिपुरी फिल्म है जिसको बाल एवं पारिवारिक फिल्म पुरस्कार मिला है बुनोंग बाफ्टा अवार्ड में। अगला क्वेश्चन है कि सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा किसे मानद डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया? सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय कोलकाता द्वारा किसे मानद डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है शशि थरूर को। क्यों? कि उन्हें साहित्य और राजनीति में उनके योगदान के लिए सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किस सड़क सुरक्षा के लिए ग्लोबल चैंपियन के लिए नामित किया है? ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी के लिए किसे नामित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन है, अब हम खेल से संबंधित जो पुरस्कार हैं उन्हें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता? तो जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब है वो किसने जीता? भारत ने। और भारत ने किसे हराकर जीता? तो इंग्लैंड को हराकर इस ट्रॉफी को जीता है। अगला क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये भी आपको याद रखना है कि जो वुमेन प्रीमियर लीग है 2026 का खिताब किसने जीता? तो आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट इतिहास में 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन है? तो यह कारनामा किया है राशिद खान ने। और राशिद खान किस देश के खिलाड़ी हैं? अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। अफगानिस्तान के स्पिनर बॉलर हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो 700 विकेट लेने का रिकॉर्ड है ये केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का नहीं है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा जो घरेलू टूर्नामेंट है उनके विकेट भी शामिल हैं। और यह कारनामा इन्होंने सबसे तेज कितने मैचों में किया है? तो लगभग 400 मैचों में। अगला क्वेश्चन है कि महिला क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो जो महिला क्रिकेट इतिहास में अभी तक जो सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? तो हरमनप्रीत कौर। और ये कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है और हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, जो टेनिस से संबंधित 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस से संबंधित कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4। एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन। क्लियर। तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता है वो किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कारेज ने। कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। और जो कार्लोस अल्कारेज हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के खिलाड़ी हैं। और ऐसा खिलाड़ी जो ये चारों ग्रैंड स्लैम जीत लेता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी, फ्रेंच ओपन भी, विंबलडन ओपन भी, यूएस ओपन भी, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कैरियर ग्रैंड स्लैम। क्या कहा जाता है? कैरियर ग्रैंड स्लैम। तो ये जो कार्लोस अल्काराज हैं इन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम जीत लिए, एक ही बार में नहीं, अलग अलग सालों में। तो इनको क्या दर्जा दिया गया? कैरियर ग्रैंड स्लैम का दर्जा दिया गया। किसको? कार्लोस अल्काराज को। ठीक है ना। और इन्होंने किसको हराया था? तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है, इनको हराया है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का तो जीता था कार्लोस अल्काराज ने, महिला एकल का जीता है एलेना रिबाकिना। एलेना रिबाकिना ये किस देश की खिलाड़ी है? तो ये कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एलेना रिबाकिना ने जिन्हें हराया है वो वर्तमान की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी,
आर्याना सवालिका इनको हरा के एलिना रिवाकिना ने ऑस्ट्रेलिया महिला ओपन का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? अभी हम आगे पढ़ चुके हैं। कहां पे किया गया था? इटली में, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है ना। और इटली के 2 शहर में हुआ था, एक तो कार्टिना और मिलान और कार्टिना में। तो इसको क्या नाम दिया गया था? मिलानो कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026। अगला क्वेश्चन है कि मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मिसाल वाहक के लिए किसे चुना? अभी पढ़ चुके हम। किसको चुना था? तो भारत के जो निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा, इनको चुना गया है क्या? मिसाल वाहक के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि मिलानो कार्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो हमने पढ़ा था नॉर्वे शीर्ष पर रहा। इसने 18 स्वर्ण पदक के साथ कुल कितने पदक जीते थे? 41। कितने पदक जीते? 41। और एक आयोजन कहां हुआ? इटली में। इटली का कौन सा स्थान आया था? चौथा स्थान आया था। और भारत ने एक भी पदक नहीं जीते। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6वें संस्करण का आयोजन कहां हुआ? तो जो खेलो इंडिया विंटर्स गेम का 6वां संस्करण है वो जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। गुलबर्ग कहां पड़ता है? तो एक बारामूला जिला है जम्मू कश्मीर का, वहीं पड़ता है गुलबर्ग। अगला क्वेश्चन है कि एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के साथ किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों भारत के एक एथलीट हैं जिनका नाम है तेजस्विन शंकर। तो तेजस्विन शंकर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में स्वर्ण पदक के साथ नया रिकॉर्ड बनाया है। और जो तेजस्विन शंकर हैं वो किस राज्य से हैं? तो ये दिल्ली से हैं। ये क्या है? एथलीट है, मतलब धावक है। और इन्होंने किस खेल में रिकॉर्ड बनाया है? तो एक प्रतियोगिता होती है हेप्टाथलॉन स्पर्धा। हेप्टाथलॉन है, हेप्टा का मतलब होता है 7। तो इसमें एक स्पर्धा नहीं होती, 7 स्पर्धा होती हैं। अब ये 7 प्रतियोगिताएं कौन कौन सी होती? तो आपको याद रखना है कि 7 प्रतियोगिताओं की संयुक्त एथलेटिक्स इवेंट है क्या? हेप्टाथलॉन स्पर्धा। तो इसमें एक तो आपकी 3 प्रकार की तो दौड़ होती है, एक 200 मीटर, एक 800 मीटर और एक 100 मीटर की बाधा दौड़। 100 मीटर की बाधा दौड़। इसके बाद ऊंची कूद, लंबी कूद, 5 हो गई, और भाला फेंक और गोला फेंक। तो टोटल 7 प्रतियोगिताएं होती हैं। उन 7 प्रतियोगिताओं के में जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं वही चैंपियन हो जाता है। तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो तेजस्विन शंकर ने, ठीक है, याद रखना है। और तेजस्विन शंकर किस राज्य से संबंधित है? तो ये दिल्ली के हैं। अगला क्वेश्चन है, और एथलीट है। अगला क्वेश्चन है कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई में 15 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने जीता है रजत पदक। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। और इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 94 पदक जीते। कितने पदक जीते? 94 पदक जीते। और भारत 94 पदक के साथ पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो अभी हम पढ़ चुके हैं। शतरंज में 52वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आर्यन वार्ष्णेय बने। कौन बने? आर्यन वार्ष्णेय बने। आर्यन वार्ष्णेय, थोड़ा गलत लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो जो स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 का खिताब जीता वो जीता है अनाहत सिंह ने। महिला खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, ठीक है ना। और ये भी कहाँ की हैं? तो दिल्ली की हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला लीवर विन चैंपियंस कप 2026 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों जो लीवर विन चैंपियंस कप है ये स्नूकर से संबंधित है। किस चीज से, किस खेल से संबंधित है? स्नूकर से संबंधित है। और ये भारत में पहली बार आयोजित हुआ था। ये जो कप है, ये जो टूर्नामेंट है, ये भारत में पहली बार आयोजित किया गया। ये पहला संस्करण था। और इसे किसने जीता? तो प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने जीता। अगला क्वेश्चन, अब हम राज्य आधारित घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने विधायकों के लिए चेहरे की पहचान आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली शुरू की? तो यह प्रणाली शुरू की है आंध्र प्रदेश ने। यह प्रणाली मैनुअल रजिस्टर व्यवस्था को समाप्त कर पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है कि केरल के बाद राज्य स्तरीय पक्षी एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? मतलब राज्य पक्षी एटलस सबसे पहले किसने जारी किया था? तो केरल ने। और केरल के बाद राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किसने जारी किया? गोवा ने। मतलब एटलस का मतलब नक्शा, मैप में दिखाया जाएगा कि राज्य के किस क्षेत्र में पक्षियों की संख्या ज्यादा है, कहां पे कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, तो वो सब। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 300 करोड़ की लागत वाले शारदा नदी कॉरिडोर की नींव किस राज्य में रखी गई? तो दोस्तों शारदा नदी कॉरिडोर की नींव रखी गई उत्तराखंड में। कहां रखी गई? उत्तराखंड में।
उद्देश्य क्या है? तो नदी तट का विकास करना और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी कॉरिडोर की आधारशिला रखी है। कहां पे? उत्तराखंड में। अब आपको याद रखना है कि शारदा नदी के और नाम क्या है? तो शारदा नदी को हम काली नदी या महाकाली नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली या महाकाली नदी। और जो शारदा नदी है वो घाघरा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है। क्लियर? और जो घाघरा है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है घाघरा, और घाघरा की सहायक नदी है शारदा। शारदा को ही हम काली या महाकाली नदी कहते हैं। और जो शारदा नदी है भारत नेपाल की सीमा बनाती है। इसका उद्गम कहां से होता है? तो उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, उसी के आसपास से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है? तो जो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है वो किसने की है? गुजरात सरकार ने की है। किसने की है? गुजरात सरकार में। इसका लक्ष्य क्या है? तो गांव में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है कि छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पिलो एआई ऐप लॉन्च किया? छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए जो पिलो एआई ऐप है वो लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने। और यह ऐप विशेष रूप से एमएसएमई मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों और छोटे व्यापारियों को उनके व्यापार विस्तार में मदद करेगा। माइक्रो, एम से मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में जो पहला स्थान हासिल किया है वो किसने हासिल किया है? त्रिपुरा ने। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने संपत्ति धोखाधड़ी रोकने के लिए भूमि स्वामित्व दस्तावेज पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की? तो यह काम किया है उड़ीसा सरकार ने। जो भूमि स्वामित्व दस्तावेज पर क्यूआर कोड मतलब जो भूमि से संबंधित दस्तावेज होते हैं आपकी रजिस्ट्री वगैरह, उन पे क्यूआर कोड अंकित करने का काम की शुरुआत किसने की? उड़ीसा सरकार ने। किस लिए? पारदर्शिता लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति, भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति किसने लॉन्च की? तो पहली व्यापक राज्य शहरी नीति लॉन्च की केरल ने। यह नीति शहरी बुनियादी ढांचे, पर्यावरण और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्ला युवा साथी योजना, बांग्ला युवा साथी योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य ने की? तो बांग्ला युवा साथी योजना की शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने। और इस योजना के तहत जो 21 से 40 वर्ष के उम्र के 10वीं पास बेरोजगार हैं, 21 से 40 वर्ष उम्र के 10वीं पास बेरोजगारों को प्रति माह 1500 रुपए भत्ते के रूप में दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण देने की मंजूरी किस राज्य ने की? जो चाय जनजातियां हैं, जो चाय उगाने का काम करती हैं, और जो आदिवासी समुदाय हैं, उनको सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण देने की बात किसने कही है? तो असम सरकार ने। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि ज्वार भाटे से आने वाली बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य, ज्वार भाटे से जो भी बाढ़ आएगी उसको क्या घोषित किया जाएगा? राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी केरल है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 1 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल किया और ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की? तो ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा किसने की है? उत्तराखंड ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह ग्रीन टैक्स मुख्य रूप से राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों पर लगाया जाएगा। किस पर लगाया जाएगा? जो उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के वाहन प्रवेश करेंगे उन वाहनों पर लगाया जाएगा क्या? ग्रीन टैक्स। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने महिलाओं को वन्य जीव संरक्षण में प्रशिक्षित करने के लिए वन्य जीव दीदी पहल शुरू की है? किस लिए शुरू की है? तो महिलाओं को वन्य जीव संरक्षण में प्रशिक्षण देने के लिए कौन सी पहल की है? तो वन्य जीव दीदी पहल किसने शुरू की है? तो झारखंड ने। किस टाइगर रिजर्व में? तो पलामू टाइगर रिजर्व में। ठीक है ना? और इस पहल के तहत जो 17 गांव की महिलाओं हैं उनको वन्य जीव संरक्षण में प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में मदद पहुंचाने वालों के लिए राहगीर योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राहगीर योजना तो है केंद्र सरकार की योजना। राहगीर योजना किसकी योजना है? राहगीर नहीं, राहवीर है। क्या है आपकी? राहवीर योजना केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना को दिल्ली सरकार ने भी लागू कर दिया है। किसने लागू कर दिया है? दिल्ली सरकार ने। इस योजना के तहत क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति, मान लो कोई एक्सीडेंट होता है
और गोल्डन आवर का मतलब है जहां उसकी जान को ज्यादा खतरा हो। उस समय यदि कोई व्यक्ति जो भी दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाता है तो सरकार, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार उन्हें कितना रुपए देगी? 25,000 रुपए, और साथ में पुलिस प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगी। तो आपको याद रखना है कि राहवीर योजना केंद्र सरकार की योजना है और इसे दिल्ली सरकार ने भी लागू कर दिया है। इसमें क्या होगा, यदि मान लो कोई सड़क पर दुर्घटना होती है और आप उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाते हो तो सरकार आपको 25,000 रुपए और एक पुलिस प्रशस्ति पत्र प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है? तो मेरी रसोई योजना, बस केवल इतना याद रखो कि मेरी रसोई योजना किसने शुरू की है? पंजाब सरकार ने। और इस योजना के तहत जो 40 लाख परिवार हैं उन्हें मुफ्त राशन किट, जिसमें कि चावल, दाल, तेल आदि होगा, वो दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का सौदल गांव अहिल्याबाई नगर जिला में पड़ता है? ये भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव कौन सा है? तो सौंदला गांव। सौंदला गांव ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो अहिल्याबाई नगर जिला है, उसमें पड़ता है। क्लियर? ग्राम सभा में आमची जात मानवता, मतलब ग्राम सभा का मानना है कि हमारी जाति क्या है? मानवता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए संशोधित होम स्टे योजना 2026 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो दोस्तों जो संशोधित होम स्टे योजना है ये थी राजस्थान की, और उसमें कुछ संशोधन किया है, इसलिए उसको क्या किया गया, क्या कहा गया है? संशोधित होम स्टे योजना। तो पहले योजना क्या थी? होम स्टे योजना, जिसके तहत एक व्यक्ति अधिकतम 5 कमरे बना सकता था और 8 व्यक्तियों को रोक सकता था। अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया कि एक व्यक्ति 8 कमरे और उसमें 24 बेड लगा सकता है, मतलब 14 मेहमान रोक सकता है होम स्टे योजना के तहत। तो आप तो केवल इतना याद रखो कि होम स्टे योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है कि पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल खोलने की घोषणा किसने की? तो पीएम श्री स्कूल की तर्ज पे सीएम श्री स्कूल खोलने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। किसने की है? हरियाणा सरकार ने। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना और स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहां पे स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। कहां पे स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अब हम जो कुछ शेष घटनाएं रह गई हैं उनको भी समझेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी दंड को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हुई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रामसर स्थल की सूची में 2 रामसर स्थलों को शामिल किया गया था। एक तो था पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है, और दूसरा था छारी दंड आर्द्रभूमि जो कि गुजरात में है। तो इन दोनों को शामिल करने के बाद जो रामसर स्थलों की संख्या हो गई थी वो गई थी 98। पहले कितनी थी? 96। तो आपको याद रखना है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है? उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, जिसको अभी हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 11। पहले कितनी थी? 10। और छारी दंड जो आर्द्रभूमि है उसको भी रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। छारी दंड आर्द्रभूमि कहां पड़ती है? गुजरात में। ठीक है ना? पहले रामसर स्थल 96 थे, ये 2 और बढ़ गए, तो टोटल रामसर स्थल भारत में कितने हो गए? 98। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने भारत की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन, एलएनजी का मतलब है लिक्विड नेचुरल गैस और डीजल दोनों को मिलाकर जो फ्यूल ट्रेन चलाई जाएगी, लिक्विड नेचुरल गैस डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहां शुरू की है? तो इसकी शुरुआत हुई है अहमदाबाद में। कहां पे हुई है? अहमदाबाद में। इसका उद्देश्य क्या है? तो ईंधन लागत कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है कि दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित पहला नेशनल बायो बैंक, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला नेशनल बायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत ने। यह एक हाईटेक लाइब्रेरी है जहां बायोलॉजिकल सैंपल जमा किए जाएंगे। सरल भाषा में समझें तो इसमें क्या किया जाएगा? इस लैब में क्या किया जाएगा? तो मानव, पशु, सूक्ष्म जीवों के रक्त, ऊतक, डीएनए, प्लाज्मा और सीरम जैसे नमूनों को दीर्घकालीन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। क्लियर है? जो हमारा लैब होगी, इस लैब में मनुष्य, पशु, सूक्ष्म जीवों के रक्त, ऊतक, डीएनए, प्लाज्मा, सीरम जैसे नमूनों को लंबे समय तक वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर स्थापित किया? तो किस आईआईटी ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो
तो वैश्विक तकनीकी विस्तार और एआई शोध है। अगला क्वेश्चन है कि लोनाका पाविर नामक एचआईवी बचाओ दवा को शुरू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो लोनाका पाविर जो एचआईवी बचाओ दवा है उसको शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश है जिम्बाब्वे। इस दवा की कितनी डोज लेनी पड़ेगी? तो 2 इंजेक्शन 1 साल में। 1 साल में कितने इंजेक्शन लेने पड़ते हैं? 2 इंजेक्शन। और जो लोनाका पाविर दवा है इसको किसने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है गिलियड साइंसेज ने। जो एक कंपनी है गिलियड साइंसेज, उसने विकसित किया है। जो जिम्बाब्वे है वो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, आप मैप में देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में भारत की यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की गई है? तो अभी भारत के प्रधानमंत्री कहाँ पे गए थे यात्रा पे? इजराइल में, ठीक है ना। तो इजराइल में जो भारत की यूपीआई प्रणाली है उस सेवा की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो द्रौपदी मुर्मू ने किस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा? तो प्रचंड हेलीकॉप्टर। कौन सा हेलीकॉप्टर? प्रचंड हेलीकॉप्टर। और प्रतिभा पाटिल के बाद फाइटर सारथी भरने वाली ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन के लिए डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किस महत्वपूर्ण घटक का सफल परीक्षण किया गया? तो डीआरडीओ द्वारा गगनयान मिशन के लिए हाल ही में ड्रैग पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया। किसका? ड्रैग पैराशूट। यह पैराशूट वापसी के समय मॉड्यूल की गति को नियंत्रित करेगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए अहम है। कुछ 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। हाल ही में सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों ये जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन है कि 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? तो 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट चैंपियनशिप 2026 का जो खिताब जीता वो जीता है हरियाणा ने। और फाइनल में इन्होंने किसे हराया? तो इंडियन रेलवे को हराकर यह खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि 15वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला चैंपियनशिप 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये जीता है झारखंड में। और यह प्रतियोगिता कहां पे आयोजित की गई थी? तो ये झारखंड में ही आयोजित की गई थी। किसे हराकर? तो हरियाणा को हराकर। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, पहले भी 2 बार पढ़ चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने सड़क सुरक्षा के लिए ग्लोबल चैंपियन किसे नामित किया? तो सचिन तेंदुलकर को। और यहां पे लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो सड़क दुर्घटना है उनमें मौतों की संख्या को कितना किया जाएगा? आधा कम किया जाएगा। यहां पे हमारे जो 125 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।